ओके, तो पीजीटी बायोलॉजी 2013 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक पार्ट 1 में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना कहलाता है। मतलब आपका वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए है। प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए में अगर आप डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जीन ड्राफ्टिंग। जीन ड्राफ्टिंग, अच्छा, जीन ड्राफ्टिंग और जीन क्लोनिंग मंत्र समझ लीजिए और स्प्लाइसिंग भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए है, ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए है, ये आपका प्लाज्मिड है। और दूसरा जो आपका फॉरेन डीएनए लेंगे, फॉरेन डीएनए जिसको वेक्टर इस प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए इसको बोलेंगे। अब दोनों को आपको कट करना पड़ेगा सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, दोनों को सेम आरी से कट करेंगे। फिर दोनों को सेम आरी से कट करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए इक्वल टू द होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको ये बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसमें, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर और मेनी कॉपी बना लेता है। इसी को बोलते हैं क्या, जीन क्लोनिंग। जब मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनने लगती है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो होता है प्रोसेस जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग होगा नहीं क्योंकि मेनी कॉपी तो यहाँ बात हो नहीं, यहाँ सिर्फ इंसर्ट करवाने की बात हो रही है, तो जीन ड्राफ्टिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्प्लाइसिंग का इससे लेना देना नहीं है, स्प्लाइसिंग भी रोल आउट है। स्प्लाइसिंग आप पढ़ेंगे ये भी जेनेटिक में ही पढ़ेंगे। जेनेटिक में जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, सेंट्रल डोगमा में डीएनए से डीएनए बनता है तो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जब प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीएनए से तीनों टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन जाता है। बट यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो 3 टाइप के एंजाइम लगते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, वो डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट कैसे जब आरआरएनए बनाता है, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कैसे एमआरएनए बनाता है, थर्ड कैसे टीआरएनए बनाता है, वो अलग चीज़ हो गई। ओके, उसमें एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में एक्सॉन और इंट्रॉन, मतलब जब वो सीक्वेंस बनता है, कोडिंग सीक्वेंस, तो एक्सॉन इंट्रॉन बनता है, इंट्रॉन इंटरप्ट करता है सीक्वेंस को, इंट्रॉन को रिमूव करना रहता है, तो इसी बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है सिर्फ कि ये नहीं हो सकता स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग आपका ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब? तो भारत में, ये तो इन्फॉर्मेटिव है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। जब 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तो उस समय प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में संख्या थी 9 सिर्फ। प्रेजेंट टाइम में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, मतलब टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कितने टोटल 51। ओके, 51 है। आप गूगल कर सकते हो, बुक में देखोगे तो 47 दिए, लेकिन 47 नहीं, प्रेजेंट टाइम में आप 51 है इस समय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 25 पूछा है, जिलेटिन में कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों को उबाल कर किया जाता है? जिलेटिन से कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों को उबाल कर किया जाता है? यानी कि आपसे पूछा है कि एनिमल के किस पार्ट को बॉयल करके कैप्सूल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एनिमल के आप सींग, खुर और त्वचा, तीनों, स्किन, हॉर्न और हूफ, तीनों का बॉयल करके कैप्सूल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 हीमोकोरियल अपरा, हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखा है, हीमोकोरियल प्लासेंटा किसमें पाया जाता है? तो देखो, हीमोकोरियल प्लासेंटा आपका ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है। बट प्लासेंटा मेनी टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे पूछा है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इंटीमेसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलाई, किसके बेसिस पे पूछा है ये भी, इम्प्लांटेशन के बेसिस पे। तो वैसे देखा जाए ह्यूमन प्लासेंटा आपका डेसिडुएट, इंटरस्टेशियल, डिस्क्वाइडल और हीमोकोरियल प्लासेंटा होता है। बस किसके बेसिस पे आप बता रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो हीमोकोरियल प्लासेंटा आपका मनुष्य तथा बंदरों में होता है। किसके बेसिस पे? हिस्टोलॉजी के बेसिस पे। हिस्टोलॉजी के बेसिस पे हीमोकोरियल प्लासेंटा होगा ह्यूमन में और बंदर में। तो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
27 सिंपल सा है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हम लोगों की जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनर्जी की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए फूड का रिक्वायरमेंट होता है। फूड कंपोनेंट पे हम लोग मेजर 3 फूड कंपोनेंट होते हैं, माइनर 2 होते हैं, टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेजर होते हैं, मेजर फूड कंपोनेंट हैं, ठीक है। मुख्य भोजन यही है अपना। और 2 होते हैं जो कि माइनर हैं, विटामिन और मिनरल्स। ये भी थोड़ा माइनर अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि विटामिन और मिनरल अगर कमी हो जाएगी तो इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो डिजीज हो जाती है। तो कुल मिला के 5 फूड कंपोनेंट हमको डेली रूटीन में चाहिए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। इन 5 में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ठीक है। बाकी और सब उतना नहीं करवा पाते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो आपको डेली फूड से मिल जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब, ये सबसे मिल जाएगा। बट विटामिन और मिनरल्स आपके, विटामिन जो है फ्रूट से मिलेंगे, फ्रूट से, फलों से, और मिनरल्स जो हैं फ्रूट्स और वाटर से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा पूछा, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, सरीसृप जंतुओं का युग कौन सा है? तो मतलब एज ऑफ द रेप्टाइल पूछा, तो एज ऑफ द रेप्टाइल आपका पता होगा, मेसोजोइक एरा को, मेसोजोइक एरा होता है वो एज ऑफ रेप्टाइल कहलाता है। बाकी आपका पैलियोजोइक एरा जो होता है वो एज ऑफ द एंशिएंट लाइफ होती है। कार्बोनिफेरस एरा जो आपका होता है वो होता है एज ऑफ द एम्फीबियन, तो ये भी रूल आउट है, ये भी पैलियोजोइक भी रूल आउट है। मेसोजोइक तो करेक्ट है, ठीक है, मेसोजोइक एरा ये करेक्ट है, ठीक है। तो 28 का सी मेसोजोइक एरा एज ऑफ द रेप्टाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? अरस्तु की लालटेन किससे रिलेटेड है? तो अरस्तु की लालटेन जो है ये मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, जो आपके इकानोडर्मेटा में सी अर्किन एक ऑर्गेनिज्म होता है, सी अर्किन, जिसको कॉमन इकानस होता है, कॉमन नेम उसका सी अर्किन होता है, फाइलम इकानोडर्मेटा से ये बिलोंग करता है। तो इसमें अरस्तु की लालटेन होती है जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, चबाने में हेल्प करती है, ठीक है, चबाने में हेल्प करती है। तो आपका 29 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 5 बड़ी बड़ी कैल्सीरियस प्लेट होती हैं जो कि चबाने में हेल्प करती हैं। चलिए 29 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस का प्राथमिक पोषक है, प्राइमरी होस्ट। तो इकाइनोकोकस में 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो कुत्ता होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है। यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट पूछा नहीं, प्राइमरी होस्ट पूछा, तो कुत्ता हो जाएगा। 30 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है, यानी नाल वाले स्तनधारी का मतलब पहले इसकी थोड़ा इंग्लिश जान दीजिए। एग ऑफ द यूथेरियन मैमल, यूथेरियन मैमल का जो एग होता है वो किस टाइप का होता है? तो देखिए टाइप ऑफ द एग अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में, टाइप ऑफ द कई टाइप के एग होते हैं, वो भी किसके बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो एग को, उसके तो ये चीज़ देखना होता है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे पहले इसका देख लो, नाल वाले स्तनधारी मतलब यूथेरियन मैमल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका एग जो यूथेरियन मैमल का जो एग होता है वो होता है माइक्रोलेसिथल टाइप का। कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल एग, इसको ओलिगोलेसिथल भी बोला जा सकता है। तो माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल जो होता है ये आपका नाल वाले स्तनधारी में होता है। नाल वाले स्तनधारी में जो अंडा होता है माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल अंडा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल में जो अमाउंट ऑफ याक होता है ना, इस अंडे में बहुत कम होता है। याक का जो मात्रा होती है बहुत कम होती है इस टाइप के अंडे में। किस टाइप के अंडे में? माइक्रोलेसिथल टाइप, नाम ही माइक्रोलेसिथल। एक माइक्रोलेसिथल भी होता है, ठीक है। माइक्रोलेसिथल मतलब उसको बोलते हैं मेजोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अलग चीज़ हो गई। फिलहाल यहाँ पे आपका माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल में जो याक का मात्रा होता है एग में बहुत कम होता है। और इसका एग्जांपल अगर आप याद करना चाहते हैं, यूथेरियन मैमल तो याद ही है, उसके साथ साथ आप याद कर सकते हैं एग ऑफ द एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस के एग में यही एग होता है, माइक्रोलेसिथल टाइप का एग होता है। और मेटाथेरिया जो होता है, सी अर्किन, जो भी हम लोग उसी अर्किन ऊपर देखें जिसमें अरस्तु ऑफ द लालटेन था मैस्टिकेशन के लिए, उसमें भी यही एग होता है, माइक्रोलेसिथल एग ही होता है। बाकी किसके बेसिस पे ये अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याक के बेसिस पे देखोगे तो टोटल 4 टाइप के एग हैं, एलेसिथल एग, माइक्रोलेसिथल एग, मेजोलेसिथल एग एंड पॉलीलेसिथल एग। वो आप डिटेल में थ्योरी में देखेंगे। और ऐसे याक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखेंगे तो टोटल 3 टाइप के एग होते हैं, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड डिस्क्वाइडल एग। आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग, ठीक है। ये चीज़ आपका हो जाएगा।
और सेल के बेसिस पे देखेंगे तो सेल के बेसिस पे आपका हो जाएगा दो टाइप का, एक होता है क्लिडोइक एक नॉन क्लिडोइक एक। और अगर आप मेम्ब्रेन के बेसिस पे देखोगे तो टोटल 3 टाइप का एक होता है। कौन कौन सा होता है? प्राइमरी एक मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एक मेम्ब्रेन और टर्सरी एक मेम्ब्रेन। वो चीज़ डिटेल में जब एक की बात करेंगे एनिमल में तो वो चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे आपको याद करना, नाल वाला स्तनधारी का जंतु का अंडा माइक्रोलेस्थल टाइप का होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? देखिए मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। टोटल 5 किंगडम सिस्टम लोग पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मोस्टली जेनेटिक मटेरियल जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट सम वायरसों में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सम वायरसों में। वैसे वायरसों में जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए होता है, मतलब या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। बट सम वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो जैसे कि आपका टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, क्यूबी वायरस हो गया, और आपका HIV वायरस हो गया। ऐसे आप कई वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो आपका 32 का बी ऑप्शन HIV वायरस में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ तक कि जो कभी कोविड-19 चल रहा है जिसको SARS-CoV-2 बोलते हैं, कोरोना वायरस 2 कोविड SARS-CoV-2, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसमें भी है, ठीक है। तो आपका 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HIV वायरस। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 आते हैं हम लोग। 33 बाकी बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो होगा नहीं, ये रूल आउट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, मोलस्का का श्वसन वर्णक होता है। तो फाइलम मोलस्का में जो आपका पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो होता है हीमोसाइनिन। ये तो आपके इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन तो हम लोगों में होता है, मैमल्स में हीमोग्लोबिन तो ये तो हीमोग्लोबिन तो हम लोगों में, हीमोसाइनिन होता है मोलस्का का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। हम लोगों मतलब हम लोग को ब्लड में जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन नामक का पिगमेंट है, ओके। तो ये तो रूल आउट है, हीमोसाइनिन ही है मोलस्का का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रखा है आपका, एम्फिओक्सस संबंधित है। तो अभी प्रीवियस पार्ट मतलब पार्ट 1 में ये चीज़ थ्योरी में कवर भी कर लिए थे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे खास एम्फिओक्सस जो आपका है, एम्फिओक्सस ऑर्गेनिज्म में ये बिलोंग करेगा सब फाइलम से नहीं। फाइलम अगर बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करेगा, और सब फाइलम अगर बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा में वैसे ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 सब फाइला है। 4 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्राटा। बट अभी न्यू बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हेमिकॉर्डेटा को एक सेपरेट फाइलम में कर दिया गया है। 3 ही सब फाइला है फाइलम कॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्राटा। तो अगर आप यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल देखेंगे तो स्केडिया, साल्पा और डॉलियोलम आता है, और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल देखें तो ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस, या इसी को लैंसिलेट भी बोलते हैं, एम्फिओक्सस को लैंसिलेट भी बोलते हैं। और ये बिलोंग करता है किससे? ये बिलोंग करता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी हेमिकॉर्डेटा में आपका आ जाएगा बैलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस, तो ये तो होगा नहीं। हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लॉसस, साइकोग्लॉसस, ये तो रूल आउट हो गया। वर्टिब्राटा में आप फर्दर वर्टिब्राटा को डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल, ये भी नहीं होगा। यूरोकॉर्डेटा में आपका एस्केडिया, साल्पा, डालियोलम, ये सब आएंगे, तो ये भी रूल आउट है। सिफेलोकॉर्डेटा में आपका एम्फिओक्सस या इसी को लैंसिलेट बोलते हैं, एम्फिओक्सस या लैंसिलेट, ब्रांकियोस्टोमा इसमें आएगा, इसी को ब्रांकियोस्टोमा या लैंसिलेट भी बोला जाता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, झींगा मछली प्राण फिश के उत्सर्जी अंग का नाम बताना है। प्राण फिश जो होता है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, उसका नेम बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम देखें झींगा मछली मतलब कि आपका क्रस्टेशियन से जो होते हैं, प्राण फिश होती है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड होता है। ग्रीन ग्रंथ या एंटीनल ग्रंथ होती है, तो ग्रीन ग्रंथ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अगर आप मल्पीगियन नलिकाएं की बात करेंगे, मतलब मल्पीगियन ट्यूब्यूल की बात करेंगे, तो मल्पीगियन ट्यूब्यूल जो होता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच आपका हो गया, ठीक है। बाकी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम देख लेते हैं, जैसे आपका प्लेटिहेल्मिंथिस, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथिस में देखेंगे, ठीक है। रोटीफर्स, एसिफेलोकार्डेटा, अभी जो सिफेलोकार्डेट हम लोग एम्फिओक्सस लैंसिलेट ऊपर जैसे देखे हैं, एम्फिओक्सस लैंसिलेट, या ये जो आपका हो जाएगा इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनिफ्रीडिया या फ्लेम सेल होता है, ठीक है। प्रोटोनिफ्रीडिया या फ्लेम सेल होता है। अर्थवार में एनिलिडा में आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया, ये आपको सब पता। हम लोग जितनी भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, ठीक है।
जितनी भी वर्टिब्रेट होते हैं उसमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मोस्ट वर्टिब्रेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका किडनी होता है। चलिए, तो आपका झींगा मछली के उत्सर्जी अंग का क्या नाम है? ग्रीन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 36, सिस्टोसोमा में गायनिकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। ओके, सिस्टोसोमा में जो गायनिकोफोरिक कैनाल होती है वो नर में होती है और वो फीमेल को पकड़ने के लिए होती है। ठीक है, वो मेल में होती है ये गायनिकोफोरिक कैनाल सिस्टोसोमा में, और ये किस लिए होती है? मेल में फीमेल को पकड़ने के लिए होती है। तो 36 नंबर हो गया आपका। ठीक है, 36 का एक करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका पूछा है मोती उत्पन्न करने वाला भारतीय प्रजाति है। तो जस्ट शायद पार्ट 1 में ये क्वेश्चन हो भी चुका है। तो जो मोती उत्पन्न करने वाला भारतीय प्रजाति है वो पिंकटाडा वल्गैरिस है। पिंकटाडा वल्गैरिस जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है पिंकटाडा। ठीक है, पिंकटाडा वल्गैरिस। ठीक है, 37 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 पूछा है डीएनए पॉलीमरेज का संबंध है। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज अभी जस्ट हम फिर से सेंट्रल डॉग में बोलेंगे। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए ड्यूप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं डीएनए द्विगुणन। तो उसमें जो एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज। मैं यहाँ पे सेंट्रल डॉग में एक बार बना ही देता हूँ, सबको पता भी होगा। डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से ये इसमें लगता है, इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, इसमें लगता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें लगता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देन बनता है एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल डॉग में यही होता है। और एमआरएनए से डीएनए भी बनता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अलग चीज़ होगी, एचआईवी में जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। चलिए ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज का संबंध आपको पता चल गया होगा डीएनए के द्विगुणन से। किससे? डीएनए के द्विगुणन से। आरएनए का द्विगुणन तो होता ही नहीं है, तो रूल आउट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में कोई ऐसा एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज लगता है, डीएनए पॉलीमरेज थोड़ी नहीं लगता है। प्रोटीन सिंथेसिस अलग प्रोसेस हो गई। तो आपका ये 38 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है? तो मतलब पूछा है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट बोन मैरो। बोन मैरो किसमें नहीं होती है, ये पूछा ना। किसमें बोन मैरो एब्सेंट होती है? तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड किसमें नहीं होती है? तो बोन मैरो जो होता है वो आपका फिश में नहीं होता है, बाकी आपका बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इन सब में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इसी रेड बोन मैरो सेल में ही क्या होता है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, तो मछली में आपका बोन मैरो एब्सेंट होता है, बाकी सभी में प्रेजेंट होता है। तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो दो टाइप के पक्षी, एक पक्षी तो आपका जो ऊपरी जबड़ा मतलब अपर जा मूवेबल कर सकते हैं, दूसरा कि जो लोअर जा सिर्फ मूवेबल कर सकते हैं। तो जो आपका तोता होता है पैरट, ये अपने अपर जा ऊपरी जबड़े को हिला सकता है, मतलब मूव करवा सकता है। बाकी गिद्ध, गौरैया, कबूतर ये तीनों जो होते हैं आपके निचले जबड़े को मूव करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो 40 का आपका बी सही हो जाएगा। तो फिर इन्फॉर्मेटिव ये 41 ह्यूमुलिन टाइप की प्रोटीन है, बट प्रोटीन तो आंसर मिल गया आपको ना, प्रोटीन ही है ना, ह्यूमुलिन टाइप की प्रोटीन है। बट ये प्रोटीन कौन सी? ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। और निकलता कहाँ से है इंसुलिन? इंसुलिन निकलता है आपका पैनक्रियास सेल के बीटा सेल से। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ओके, तो ये आपकी जो ह्यूमुलिन है एक इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन प्रोटीन है। तो सिंपल सा ये, लेकिन पूछा है कि क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, ये वसा इसमें पूछा है, तो आपका ये प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, 41 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 रबर सेल किस में पाई जाती है? तो रबर सेल आपका खरगोश में, रैबिट में होता है रबर सेल। ठीक है, तो रबर सेल आपका रैबिट में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 सर्प किसके प्रति संवेदनशील? देखो, जो आपका स्नेक होता है, स्नेक में इंटरनल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर मतलब ब्रायन है कॉन्स्टेंट होता है, आंतरिक ईयर उसमें इंटरनल ईयर होता है। तो इंटरनल ईयर होने की वजह से वो अर्थ वाइब्रेशन को सेंस कर सकता है। ठीक है, तो जो भूमि द्वारा कंपन उत्पन्न होता है उसको सेंस करता, उसके प्रति संवेदनशील होता है सर्प, क्योंकि इसमें इंटरनल ईयर होता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44
एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र प्रत्याग पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, पड़ता है। एडीएच हार्मोन मतलब कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन जो कि निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये होता है, ये क्या करता है, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन का, तो जो यूरिनेशन प्रोसेस होता है, यूरिनेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यूरिनेशन आप बार बार करोगे, यूरिनेशन आप बार बार करोगे तो वो किस हार्मोन की डिफिशियंसी होगा, वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डिफिशियंसी से होगा। तो एडीएच हार्मोन की कमी से यूरिनेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। देखो न्यूरॉन सेल अगर आप देखेंगे, न्यूरॉन सेल में एक सेंट्रल बॉडी, एक साइटोन होता है जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, उससे डेंड्राइट्स निकले होते हैं जो कि सिग्नल को कलेक्ट करते हैं, और उसी सेल बॉडी से दूर जाता हुआ एक्सॉन होता है जो कि नर्व सेल का ही पार्ट है। एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जाता है जो कि सिग्नल को साइटोन से दूर लेके जाता है। डेंड्राइट सिग्नल को कलेक्ट करता है साइटोन में, फिर साइटोन में जो सिग्नल कलेक्ट रहता है उसको एक्सॉन दूर लेके जाता है, साइटोन से दूर लेके जाता है ये चीज़। अब इसी हर एक नर्व सेल में कितने एक्सॉन है, एक्सॉन तो एक ही रहेगा, एक श्योर है। अब कितने डेंड्राइट्स हैं इसके बेसिस पे आप मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन डिवाइड करते हैं। अगर एक एक्सॉन तो चाहे वो यूनिपोलर हो, चाहे बाईपोलर हो, चाहे मल्टीपोलर हो, एक एक्सॉन तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर यूनिपोलर है तो सिर्फ एक एक्सॉन रहेगा, डेंड्रॉन एब्सेंट रहेगा, उसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं रहेगा। बाईपोलर है तो एक एक्सॉन एक डेंड्राइट रहेगा। मल्टीपोलर है तो एक एक्सॉन और मेनी डेंड्राइट्स रहेंगे। तो ये तो हो गए, कैसे आप बताएंगे यूनिपोलर। अब इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन आपका पाया जाता है, तो आपका अब देखिए यूनिपोलर बाईपोलर नर्व सेल जो होती है, बाईपोलर न्यूरॉन पाई जाती है किसमें, रेटिना ऑफ आई में पाई जाती है। रेटिना ऑफ आई, आँख की रेटिना में जो होता है ये बाईपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है, बाईपोलर न्यूरॉन टाइप की सेल होती है। तो 45 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी यूनिपोलर न्यूरॉन आपका होता है कहाँ पे, मल्टीपोलर न्यूरॉन आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन आपका होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये आप एग्जाम्पल तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सीक्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। देखिए एंट अमीबा और अमीबा दोनों अलग हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से बिलोंग करेगा, ठीक है, और अमीबा का फाइलम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर अमीबा। तो अमीबा में कंट्रैक्टाइल वेहिकल होता है, लेकिन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में इसमें कंट्रैक्टाइल वेहिकल एब्सेंट होता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए शायद इसलिए दिया था। एंट अमीबा में लोग अमीबा में होता है कंट्रैक्टाइल वेहिकल, लेकिन एंट अमीबा में नहीं होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रैक्टाइल वेहिकल एब्सेंट होता है। 46 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजॉन्ट अवस्था पाई जाती है। तो मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें साइजॉन्ट स्टेज कहाँ पे आता है, ठीक है, ओके। तो इसका जो साइडन स्टेज होता है वो मानव के रक्त में होता है, यानी कि मानव के रक्त, मतलब रक्त में तो ठीक है, लेकिन कौन सा रक्त, आरबीसी के डब्ल्यूबीसी ये भी दिया है ऑप्शन में। तो आपका आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में होता है, मतलब इरिथ्रोसाइट में होता है, मानव के लाल रुधिराण में हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। इसमें साइडन स्टेज पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एस प्रकार का राइबोसोम। देखिए राइबोसोम में 70S 80S राइबोसोम होता है, और एस प्रकार का राइबोसोम दोनों में होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों टाइप के सेल में एस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें दोनों में हो जाएगा, 48 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ओके, तो 48 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49, अब 48 का मतलब क्वेश्चन नंबर 48 का आप आंसर में चेक करेंगे तो आंसर डी दे रखा है, ठीक है। एक बार आप गूगल करिएगा, विकिपीडिया पे चेक करिएगा। एस प्रकार का जो राइबोसोम होता है, मतलब आप खुद से सोचिए, अगर प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, तो एस टाइप, यस, ये जो सोडबर्ग यूनिट है इसका मतलब ये दोनों टाइप में है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी सी होना चाहिए, 48 का सी। बाकी आपके हिसाब से जो हो कमेंट में ड्रॉप करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है। मतलब कि ये पूछा है आपका
रीजन पूछा है कि जहाँ से स्पर्म एंटर करता है ओवम में, तो उस रीजन को बोलते हैं रिसेप्शन कोन। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिसेप्शन कोन, यानी कि प्रवेश कोण कहते हैं, नाम से पता चल रहा है प्रवेश कोण। ठीक, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, मिडवाइफ टोड है, जो कॉमन नेम है किसका, मिडवाइफ टोड जो होता है वो एलाइटस का कॉमन नेम है। ठीक है, तो एलाइटस को मिडवाइफ टोड भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पाइपा को क्या बोलेंगे, पाइपा को बोलते हैं शूरी नेम टोड। और इधर आपका ये तो होगा नहीं पाइपा, यूफो को बोलते हैं कॉमन टोड, और आपका डिस्कोग्लॉसस को बोलते हैं फायर बिलिप्ड टोड। तो ये तीनों रूल आउट है, आपका एलाइटस को ही बोलते हैं मिडवाइफ टोड। जो इन्फॉर्मेटिव था 50 का, ये ऑप्शन करेक्ट है, पता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है जितने हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। अच्छा क्वेश्चन है, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो कैंसर ट्रीटमेंट, देखो बायोटेक्नोलॉजी तो आपका इंसुलिन भी प्रोड्यूस किया गया है, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इंटरफेरॉन भी बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, TSH तो हार्मोन है एक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंसुलिन, यहाँ पे लेकिन पूछा कैंसर के इलाज के लिए भी ना, तो इंसुलिन तो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया, लेकिन बस एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज थोड़ी ना होता है, ये यूज होता है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं जिसमें जो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और ये इंसुलिन बनाई गई है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंसुलिन का प्रोड्यूस किया गया है। तो ये इंसुलिन तो होगी नहीं, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट तो यूज होती नहीं, तो इंसुलिन यहाँ से रूल आउट हो। हाँ, फिलहाल ये बनी है बायोटेक्नोलॉजी से भी, ऐसा नहीं बनी है। अब इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। वायरल इंटरफेरेंस में ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। इंटरफेरॉन ये प्रोटीन होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, जब कोई वायरस अटैक करता है तो उसके रिस्पांस में ये उसका रिस्पांस देती है। ओके, और ट्रीटमेंट आप कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज की जाती है। तो 51 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जा रहा है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, नाइट्रोजन इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि नाइट्रोजन इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है इकोसिस्टम में एक क्रिटिकल एलिमेंट है। ऐसा इसलिए है, आवश्यक तत्व है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में है, सूक्ष्म, हाँ ये स्थिरीकरण सूक्ष्म माइक्रोब्स के द्वारा इसका फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन नॉर्मली आप नाइट्रोजन जो प्लांट यूज करते हैं नाइट्रोजन का, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, उनको फिक्सेशन करना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन करें, बायोलॉजिकल फिक्सेशन करें, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन करें, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके तब यूज करते हैं। ठीक है, उसमें माइक्रोब्स की हेल्प से फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का प्लांट। ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोबैक्टस, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, ये सब बैक्टीरिया यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा पूरा। तो इसका क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकरण होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है इकोसिस्टम में। नाइट्रोजन इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ये तो सिंपल सा है, स्कर्वी रोग आपको पता होगा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी की डिफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें होता है आपका जो गम्स में मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, ये विटामिन सी कमी से होता है। ओके, इसके अलावा आपका विटामिन सी की कमी से, ठीक, और विटामिन सी का सोर्स जो होता है संतरा हो गया, जैसे नींबू हो गया। ठीक है, नींबू, संतरा, ये सब में आप विटामिन सी रिच होता है ये। और आपका विटामिन सी तो इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, जिसको रतौंधी बोलते हैं, तो विटामिन ए तो नहीं होगा, रूल आउट है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी रूल आउट है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होती है, ये भी रूल आउट है। तो आपका विटामिन सी होता है। वैसे को टोटल विटामिन ए बी सी डी ई के है। ठीक है, इतने विटामिन टोटल हैं। ओके, तो उसकी डिफिशियंसी, और कौन से वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से फैट सॉल्युबल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको पूछा है विटामिन सी, आंसर है विटामिन सी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, ऑरोली 54 है,
ओबेलिया का मेडुसा और ओबेलिया का मेडुसा ओरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। तो ओबेलिया का मेडुसा, जो पॉली और मेडुसा हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा में, ओरेलिया और ओबेलिया में, उसमें जो अंतर होता है वो रोपोलियम में अंतर होता है, रोपेलियम में। ठीक है, 54 का ऑफ सी इसका आंसर आपका आ जाएगा 54 का। 55 अपूर्ण प्रभाविता में F2PD में होता है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है मेंडल में। मेंडल ने जो मेंडल ला जो था उसमें एक हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में होता क्या है, जो F1 जनरेशन है किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती, किसी पेरेंट से मैच नहीं करती। जैसे मान लीजिए हमने पेरेंट ले लिया एक रेड फ्लावर और एक ले लिया वाइट फ्लावर, इसकी हमने क्रॉसिंग करवा दी, जो तो F1 प्रोजेनी आएगा वो आएगा क्या आएगा, इसका गैमेट जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर बनेगा। इसकी आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो एक आएगा पहला प्रोजेनी आएगा F1, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए। तो F1 में जो पहली प्रोजेनी आएगी आपकी वो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगी। क्रॉसिंग करवाना आपको आना आता होगा आई होप। और ये आपका आएगा क्या, स्मॉल आर आएगा। एक मिनट वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने जो पेरेंट ले रखा है ये थोड़ा सा, रेड फ्लावर के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे ये प्योर लेना है, प्योर रेड फ्लावर लेना है। तो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से गैमेट एक ही बनेगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर की आप क्रॉसिंग करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये आएगा और ये हो जाएगा पिंक। ये पिंक मतलब आपने जो पेरेंट लिया और रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस करवाया, तो रेड और वाइट से कोई करेक्टर रिजेंबल नहीं करना, ना रेड आया ना वाइट। F1 में क्या आया, पिंक आ गया। ठीक है, किसी से नहीं रिप्रेजेंट करा, दोनों के बिटवीन आएगा, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसकी सेल्फिंग करवा देंगे, पिंक का पिंक से ही क्रॉस करवा देंगे, कैपिटल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से करवा देंगे। इसमें गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, इसमें भी गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। इसका आप क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवाएंगे तो पहला जो प्रोजेनी आएगा कैपिटल आर, दूसरा प्रोजेनी कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा प्रोजेनी कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथा प्रोजेनी स्मॉल आर। अब इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका क्या आ रहा है, देखिए फिनोटाइपिक रेशियो आपका ये रेड है, ये दोनों पिंक हैं, ये वाइट है, 1:1 आया फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर, यानी कि इसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आता है, सेम आता है। और आपका यही ऑप्शन में ही है, ये आप देखिए अपूर्ण संभाविता में जो F2PD में होता है उसमें फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, समान होता है। 55 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर आपको एग्जांपल याद करना है, एग्जांपल ध्यान रखना, तो इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर, डॉग फ्लावर जिसको स्नैपड्रैगन में एंटेरहेनियम बोलते हैं, एंटेरहेनियम स्पीसीज में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एंटेरहेनियम, स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, 55 का 56 क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर 56 पूछा है सिक्रेटिन किसके श्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ द, तो सिक्रेटिन जो होता है ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है और ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर प्रोडक्शन करता है, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, यानी कि अग्नाशयी रस, तो अग्नाशयी रस आपका डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 56 का आपका डी आ जाएगा। और अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये भी पता होना चाहिए, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। ठीक है, वो सब ठीक है, थ्योरी का पोर्शन हो जाएगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 इसका डी करेक्ट है। ठीक है, 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 काइटिन युक्त ब्राह्मण कंकाल पाया जाता है, तो काइटिन युक्त ब्राह्मण कंकाल आर्थ्रोपोडा में होता है। आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट होते हैं उसमें होता है, यानी कि कीटों में होता है। ठीक है, काइटिन युक्त ब्राह्मण कंकाल काइटिनस एक्सोस्केलेटन कीटों में, इंसेक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनता है, वन लाइनर, सब वन लाइनर है। शरीर में यूरिया जो बनता है वो आपका लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलती है, उस ऑर्निथिन साइकिल के दौरान, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू लीवर जो है यूरिया का फॉर्मेशन करता है। और जो किडनी होती है, किडनी जो होती है वो यूरिया को यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वो होता है आपका ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू लीवर में होता है। अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन होता है बाय द मेटाबॉलिज्म के द्वारा। ठीक है, और इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ किडनी, विद द हेल्प ऑफ किडनी की हेल्प से। तो यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा है किस अंग के द्वारा होता है, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनता है, तो यकृत के द्वारा बनता है। ठीक है, वृक्क में इससे निकाला जाता है, तो ये रूल आउट है। फेफड़े से कोई लेना देना नहीं है, बढ़िया से भी लेना देना नहीं है कुछ। ठीक है, 58 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59, काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट आ गया ना क्वेश्चन 59 आपका भी हमने ऊपर देखा था हम लोगों ने। जो आपका काइमोट्रिप्सिन है ये कंपोनेंट है अग्नाशयी रस का। अग्नाशयी रस में जो यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में जो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनके नाम हैं, ठीक है, उनके नाम टीसी मतलब आपका आ जाएगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज एंड न्यूक्लिएजेज। ये सब एंजाइम आएंगे आपके पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन किस में आएगा? पैनक्रियाटिक जूस में आएगा, यानी कि 59 का बी ए डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक का नाम बताना है। लॉन्गेस्ट की लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक का नाम बताना है। तो किंग कोबरा, ये तो पता होगा किंग कोबरा होता है। वैसे आपका इन चारों में अगर देखें, करेत, कोबरा, किंग कोबरा, यही 3 पॉइजनस है, बाकी अजगर तो नॉन पॉइजनस है, बस भारी है, पॉइजनस नहीं है। पाइथान जो होता है, अजगर जो होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो जाएगा। बाकी करेत, कोबरा और किंग कोबरा में किंग कोबरा सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक होता है। तो 60 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, मोती श्रावण है। अच्छा, मोती श्रावण से 3 क्वेश्चन आ चुका, इसे चला। एक तो पूछा कहाँ से होता है, तो आपका पिंकटाडा ओल्गेरिस से होता है, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है पिंकटाडा ओल्गेरिस। और सेकंड, ये मोती श्रावण होता कहाँ से? पिंकटाडा ओल्गेरिस तो करता है, लेकिन ये पिंकटाडा ओल्गेरिस किस पार्ट से होता है? मुंह से, विवेक से, मेंटल से, तो मेंटल से होता है, ठीक है। अब मोलस्का जब पढ़ेंगे तो उसमें मेंटल होता है, तो मेंटल से मोती का श्रावण होता है, ठीक है। पर्ल सीक्रेट होता है मेंटल से, ठीक है। तो 61 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी से, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है उसको दर्शाया जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, यानी कि 62 का डी हो जाएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा आपका ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन प्रकाश उत्सर्जित, कौन सा मतलब ल्यूमिनेसेंस पूछा है, तो ल्यूमिनेसेंस आपका पायरोसोमा होता है, पायरोसोमा होता है, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस आपका पायरोसोमा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर में क्या पूछा है देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान में किसमें भारतीय गैंडे को सुरक्षित रखा गया है? मतलब कि यहाँ पे आपका बात पूछा है कि ये कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया में जिसमें रीनो कंजर्व करके रखा गया है। तो देखो इसमें से 3 है आपके, कार्बेट नेशनल पार्क, मानस सेंचुरी और कान्हा नेशनल पार्क। इसमें तो टाइगर को रिजर्व करके रखा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका गेंडे को कंजर्व करके रखा गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका बी ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी कार्बेट, मानस और कान्हा, इन तीनों में तो आपका टाइगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, एक्सो क्रोमोजोम असामान्यता है किसका, मतलब किस सिंड्रोम लोग पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें सिंड्रोम पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब आएंगे। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो आपका एक्सो टाइप का क्रोमोजोम आता है वो आता है किसमें? टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहिएगा। टर्नर सिंड्रोम को पता होना चाहिए सिंड्रोम। जैसे आपका क्लाइनफेल्टर तो क्लाइनफेल्टर के बारे में ध्यान दी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक से क्रोमोजोम बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि गायनिकोमेस्टिया का मतलब कि मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, ठीक है। मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, ठीक, क्योंकि एक एक्स कॉपी एडिशनल एक्स क्रोमोजोम आ जाता है। तो क्लाइनफेल्टर में तो ये होता है गायनिकोमेस्टिया। और टर्नर सिंड्रोम में आपका क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम डिलीट हो जाता है, एक एक्स क्रोमोजोम गायब हो जाता है, जिससे टर्नर सिंड्रोम होता है, यानी कि 45 विथ एक्सो क्रोमोजोम इसको लिखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्टेराइल जो फीमेल इसमें होती है स्टेराइल हो जाती है, तो ये चीज़ आपको पता है। और इसमें लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी लैक हो जाता है। ये सब इसका सिम्टम्स है टर्नर सिंड्रोम का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लैक हो जाएगा। जो फीमेल होगी जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ है उसकी एक क्रोमोसोम डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, उसका ओवरी जो है रूडिमेंट ओवरी जाएगी, स्टेराइल फीमेल हो जाएगी। ये सब इसका सिम्टम्स है। और इसका रिप्रेजेंटेशन आपका 45 विथ एक्सो ऐसे किया जाता है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए एक्स, बट एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इसका डिलीट हो जाता है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। चलिए 65 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 मतलब 66 नंबर पूछा है, ट्राइकोसिस्टिस का कार्य है। तो ट्राइकोसिस्टिस आपका जो होता है फंक्शन ऑफ द ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करता है। ये एक
तो ऑफेंस डिफेंस का मतलब बचाव और सुरक्षा में ये अपना ट्राइकोसिस्ट यूज होता है, सुरक्षा के लिए होता है। ट्राइकोसिस्ट का मतलब ये काम होता है ऑफेंस और डिफेंस, बचाव और सुरक्षा। तो 66 का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली, तो आपका पाचन तंत्र कम्प्लीटली किस में एब्सेंट है, किस में नहीं होगा, तो ट्रिमेटोड, निमेटोड एंड सिस्टोटोड्स या उपरोक्त सभी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कम्प्लीटली एब्सेंट होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज में। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का क्लास है आपका सिस्टोडा। सिस्टोडा में आपका कोई एलिमेंट्री कनाल नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली लैक होता है सिस्टोडा। तो 67 का आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना नहीं, फाइलम एस्केलेमिन्थेज के ऊपर आप जितनी भी फाइलम है, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज। पोरीफेरा में तो पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। उसके बाद आपका सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेज, इन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ओके, बाकी उसके बाद जितने फाइलम है एस्केलेमिन्थेज, इनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे याद करेंगे ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेज तक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, या तो एब्सेंट है या तो इनकम्प्लीट है। मतलब पोरीफेरा में एब्सेंट है, बाकी इनकम्प्लीट है 3 में। बाकी उसके बाद एस्केलेमिन्थेज से लेकर कॉर्डेटा तक सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका ये जो सिस्टोडा है ये आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज का एक क्लास है। तो इसी में आपका क्या होगा, पाचन तंत्र नहीं होगा। 67 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्रीटिन क्या है, सिक्रीटिन, क्वेश्चन नंबर 68। सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो कि जीआई ट्रैक्ट, अभी ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन है, जीआई ट्रैक्ट से ये निकलता है, ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। फिलहाल यहाँ पे सिक्रेटिन पूछा, तो सिक्रेटिन एक हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है, मतलब आर्टिफिशियली फर्स्ट हार्मोन जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है बाय द कल्चरिंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो उस हार्मोन का नाम बताना है, ठीक है। तो पहला जो हार्मोन है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है बैक्टीरिया कल्चर के द्वारा, तो टेस्टोस्टेरॉन होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो आपका ये हो जाएगा सेकेंडरी से, ठीक है। तो 69 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरॉन सी, यही पहली बार आर्टिफिशियली बैक्टीरिया कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। तो एक आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन है। तो ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन फॉर्म बाय द, तो जो ट्रॉफिक लेवल बनता है फूड चेन में वो किसके द्वारा बनता है, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। तो सबसे बनता है, क्योंकि आप अगर फूड चेन बनाएंगे तो फूड चेन में सब जरूरी है, प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी, ठीक है, डिकम्पोजर भी। क्योंकि प्रोड्यूसर को खाएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर जब डेड हो जाएगा तो उसको डिकम्पोज करेगा डिकम्पोजर। तो इस प्रकार से एक फूड चेन में तीनों का रोल होता है, तीनों से फूड चेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, अपघटक मतलब डिकम्पोजर, तीनों की जरूरत होती है एक फूड चेन बनाने के लिए। तो डी आपका हो जाएगा 70 का डी, इकोलॉजी का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71, 71, एलेस्मोवरेंकाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट होती है, एलेस्मोब्रोंकस फिश में। तो जो आपका एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड होता है ये एब्सेंट होता है इसमें। तो थायराइड नहीं, थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड इसमें एब्सेंट होता है। तो आपका 71 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वयन को नियंत्रित करता है। मतलब जो आप मैमल के ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। देखिए ह्यूमन ब्रेन अगर देखें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन में आएगा आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन में आपका फोर ब्रेन के बाद आपका आएगा हिंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आएगा, ठीक है। सेरिबेलम ऑफ पोन्स, सेरिबेलम में 2 होता है, एक लेफ्ट सेरिबेलम हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिबेलम हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये दोनों अटैच होते हैं कार्पस कैलोसम से, अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपका जो सेरिबेलम होता है ये बॉडी को इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए रखता है,
जो ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम होता है बैलेंसिंग का काम करता है मेनली। तो आपका जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है, जो आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इन सबको बैलेंस करने वाला सेरिबेलम है। अगर सेरिबेलम फेल हो गया ना तो आपको कैसे चलना है, पैर रखेंगे कहीं। जब आप ड्रिंकिंग करता है कोई मतलब ड्रिंक मतलब अल्कोहल ज़्यादा पी लिया, और अल्कोहल पीने के बाद या कोई भी हाइलोसिनेशन सब्सटेंस इनटेक, हाइलोसिनेशन मतलब मादक पदार्थ, कोई भी जब कोई आदमी टेक मतलब लेता है तो उसके ब्रेन पे वो इफेक्ट करता है। ब्रेन के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है? ब्रेन के सेरिबेलम को। सेरिबेलम को क्या कर देता है? फ्री कर देता है। सेरिबेलम में वो प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है, उसको क्या फील होता है, उससे सेरिबेलम में थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, जिससे वो पैर कहाँ रख रहा है, चल कहाँ है, बोल क्या रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता है। मतलब बैलेंस नहीं होता है उसका, बोलने का जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो बैलेंस नहीं होता है। वो कुछ भी बोल देता है, पैर कहाँ रखना है ये भी नहीं, क्योंकि मोर ड्रिंकिंग, ज़्यादा ड्रिंक करने से या कोई भी मादक पदार्थ लेने से आपके सेरिबेलम पे प्रभाव जाता है। तो सेरिबेलम में प्रभाव होने की वजह से वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो समझ नहीं पाता है, कहाँ पैर रखना है कहाँ नहीं, ये चीज़ होती है। तो आप समन्वय, कोई भी अगर नियंत्रण कर रहा है चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, ये सब सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम करता है। ठीक है, सेरिबेलम बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 72 का 72 का सेरिबेलम हो जाएगा। समन्वयन को नियंत्रण, पेशी समन्वयन, मसल जो आपका मसल कोऑर्डिनेशन होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो भी सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। चलिए बाकी आपको पता है मिडल ऑब्लांगाटा क्या करता है। मिडल ऑब्लांगाटा रिस्पायरेटरी सेंटर, रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। कार्पस कलोसम जो होता है राइट सेरिबेलम हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिबेलम हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ये दोनों तो होगा नहीं। सेरिब्रम, सेरिब्रम भी ब्रेन का मेन पार्ट होता है, लेकिन ये बैलेंसिंग का काम नहीं करता है। ठीक है, ये आपका जो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, ये सब जो होता है ये सब में हेल्प करता है। बोलने में मतलब क्या बोलना है क्या नहीं ये नहीं, बोलने में जो आप बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब में लिखते हैं, ये सब में सेरिब्रम हेल्प करता है। लेकिन इन सबको बैलेंस करने में सेरिबेलम हेल्प करता है। चलिए ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। 72 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 72 के बाद 73, जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पूछा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में विच आर द फॉलोइंग यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये पूछा है आपका। तो से अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं, इसी वीडियो में किए ना, कि किसका यूज किया जाएगा जब आप क्लोनिंग वेक्टर का प्रिपेयर करेंगे। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किसका यूज किया जाता है? जब आपको क्लोनिंग वेक्टर बनाना है आप क्या करेंगे? प्लाज्मिक वेक्टर लेंगे और पीछे हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, अब यहाँ पे लिख नहीं रहे, सीधा बोल रहे हैं बस। प्लाज्मिक वेक्टर लेंगे और आप लेंगे फॉरेन डीएनए मतलब डिजायर्ड डीएनए, दोनों को सेम आरी से कट करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो वही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही चीज़ होती है, कटिंग छटिंग, मतलब डीएनए को काट उठ के प्लाज्मिक वेक्टर को काट करके किसी होस्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई डिजीज़ है, ठीक है, बट ये लेवल की बात नहीं है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग लेवल की बात हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई डिजीज़ है, मेरे डीएनए का कोई पार्ट है डैमेज है, वो उस डीएनए के पार्ट को कट करके निकालेंगे, उसकी जगह पे क्या करेंगे? डिजायर्ड डीएनए को लगाएंगे। तो ये किसके हेल्प से मुमकिन है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से मुमकिन है। ठीक है, तो वो चीज़ अलग हुई। फिलहाल आपका यहाँ पे हो जाएगा जो वेक्टर का काम करता है वो प्लाज्मिड काम करता है। वेक्टर ही होता है, प्लाज्मिड वेक्टर ही होता है जो होस्ट में लेके जाता है फॉरेन डीएनए को। मतलब अगर फॉरेन डीएनए को डिजायर्ड डीएनए मुझे अपनी बॉडी के अंदर उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना है तो ऐसे थोड़ी ना डीएनए को उठाए अपनी बॉडी में डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए एक वाहक चाहिए, उसको लेके जाने वाला चाहिए। तो डिजायर्ड डीएनए जो बॉडी के अंदर लेके जाने वाला होता है वही प्लाज्मिड डीएनए होता है। प्लाज्मिड डीएनए ही लेके जाता है बॉडी के अंदर, किसी होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी वो होस्ट बॉडी के अंदर। तो आपका प्लाज्मिड जो हो जाएगा वो वेक्टर का काम करता है यहाँ पे। तो 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 मेटाजेंसिस पाया जाता है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट है। सिलेंट्रेटा भी हमने पॉलीमेडुला पीछे देखा था। तो पॉलीमेडुला जो मेटाजेंसिस होता है ये होता है आपका लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया में, ठीक है, जो कि सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ओबिलिया में होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ का 74 का बी। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरल पॉलीमेडुला जो बनता है। बल्बियानी रिंग किस में होती है? तो बल्बियानी रिंग आपके किस टाइप के क्रोमोजोम होते हैं? पैलेटिन, लैम्ब्रोस किस में होती है? तो पैलेटिन क्रोमोजोम या सलेवरी ग्लैंड क्रोमोजोम ऑफ द डिप्टेरा, इसमें क्या होता है? बल्बियानी रिंग होता है। ठीक है, तो 75 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन 76 यानी कि 76 नंबर, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। फिर से
वन लाइनर है, याद है तो याद है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट ओशियोफाइगस जो होता है, लॉन्गेस्ट ग्रास नली पाई जाती है आपके जिराफ में, ठीक है। लॉन्गेस्ट ओशियोफाइगस जिराफ में होता है, लगभग 3 मीटर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो गर्दन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसलिए इसकी ग्रास नली भी सबसे लंबी, सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 77, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है, मतलब इकोलॉजी से, फिर से क्वेश्चन इकोलॉजी से, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है उसका टिप क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर को कि मतलब उत्पादक को कि शाकाहारी को मांसाहारी। टिप मतलब जैसे आप इकोलॉजिकल पिरामिड जब बनाओगे तो ये पिरामिड होता है, सबसे आपका जो बेस होता है प्रोड्यूसर होता है, उसके ऊपर आपका कंज्यूमर होता है या हार्बीवर बोल लेते हैं, फिर सबसे टॉप पे कार्निवोर होता है जो मांसाहारी होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जैसे प्लांट है उसको खाएगा कंज्यूमर या हार्बीवर खाएगा, ठीक है, और कंज्यूमर या हार्बीवर को खाएगा कार्निवोर, ठीक है। तो यही होता है, मतलब उत्पादक को खाएगा शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी, यही होता है पिरामिड, ऐसे बनता है। तो सबसे जो आपका शीर्ष पे हो जाएगा वो कार्निवोर हो जाएगा, यानी कि मांसाहारी हो जाएगा। 77 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, ठीक है। तो एक लाइन याद रखनी है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बस राइबोजाइम को छोड़कर। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो ये आपका प्रोटीन करेक्ट हो जाएगा। 78 का 78 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता होगा। विटामिन B12 की कमी से आपका एनीमिया होता है, ठीक है। तो एनीमिया, तो परनीशियस एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 का सोर्स क्या है, कहाँ मिलेगा, और इसको कोबालामाइन भी, जनरली इसको कोबालामाइन भी बोलते हैं, इसका सेंट्रल आइटम कोबाल्ट होता है। एक चीज़, ये किसी भी आपकी सब्जी में नहीं मिलेगा, जो आपका विटामिन B12 कोई भी आप सब्जी खा के, मतलब जो क्या बोलते हैं कि जो वेजिटेरियन होंगे तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 वेजिटेरियन में कहीं मिलता नहीं है, किसी भी कोई भी ऐसा नहीं है वेजिटेरियन, मतलब कोई भी ऐसी सब्जी नहीं जिसमें विटामिन B12 हो। तो जो वेजिटेरियन होंगे, जो सिर्फ शाकाहारी होंगे, वो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी विटामिन B12 के लिए। जो मांसाहारी, क्योंकि मीट में तो विटामिन B12 अच्छे से मिलती है, एनिमल टिश्यू में तो मिलती ही है विटामिन B12, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो शाकाहारी हैं उन दही में, जो मिल्क से कर्ड बनता है, तो दही में, कर्ड में सबसे अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाता है, तो वो आपका दही जरूर लेना चाहिए, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। बाकी अगर आप मतलब आप शाकाहारी हो तो, बाकी अगर मांसाहारी हो तो फिर तो मीट में तो अच्छा खासा विटामिन B12 रहता ही रहता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे विटामिन B12, और एक चीज़ और, जो कर्ड का सही टाइम होता है लेने का वो मॉर्निंग होता है, ठीक है। और इसी को उस साइड वाली बात हो गई। फिलहाल यहाँ पे आपका विटामिन B12 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी परनीशियस एनीमिया, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध मतलब फ्लेम सेल। अभी हमने ये शुरू में डिस्कस कर लिया था जब स्क्रीटी ऑर्गन देख रहे थे हम लोग। फ्लेम सेल स्क्रीटी ऑर्गन होता है, फ्लेम सेल स्क्रीटी ऑर्गन होता है, किसमें होता है फ्लेम सेल, या प्रोटोनिपेडिया, ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज में होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज या रोटीफर, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड एम्फिऑक्सस, इसमें जो होता है आपका ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल स्क्रीटी ऑर्गन का काम करते हैं, उत्सर्जन में हेल्प करती हैं। बाकी वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ग्रीनलैंड का था, मतलब प्राण फिश में, मतलब झींगा मछली में उत्सर्ज स्क्रीटी ऑर्गन का नाम बताना था, तो ग्रीनलैंड या एंटीनर ग्लैंड थे, ग्रीनलैंड थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वही पूछा है कि फ्लेम सेल किससे रिलेटेड है, तो ये भी स्क्रीटरी ऑर्गन ही है कि, लेकिन किसकी है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेज की है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेज रोटीफर या सेफेलोकॉर्डेट की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में कौन सबसे ज़्यादा विषाक्त है, कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। क्वेश्चन नंबर 81, टॉक्सिक सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये पूछा है। इन चारों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बताना है 81 में। तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है इन चारों के कंपेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड के कंपेयर में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इतना जान लीजिए कि जैसे कि अगर आपका O2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का अमाउंट इक्वल अमाउंट है, और अगर वो ब्लड में मिक्स हो रहे हैं तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो कंबाइंड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत फास्ट कंबाइंड होता है,
कंपेयर टू द O2 के कंपेयर में, और CO2 के कंपेयर में भी सबसे ज़्यादा तेज़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड होता है, और जब कंबाइंड हो जाता है तो उससे आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हेडेक, इरिटेशन ऑफ द म्यूकस, कई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा विषाक्त आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें हो जाएगा, यानी कि बी। ये रिस्पायरेशन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 81 82 इकोलॉजी से फिर से एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रसारित किया जा सकता है। ठीक, रिलेशनशिप जो एक इकोसिस्टम है उसका रिलेशनशिप को प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? तो एनर्जी पिरामिड से भी, ये जब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है जो कि ऑलवेज अपराइट होता है, इससे भी आप इकोसिस्टम के संबंध को बता सकते हो। पिरामिड ऑफ बायोमास भी बता सकते हो, पिरामिड ऑफ द नंबर भी बता सकते हो। ठीक है, तीनों पिरामिड ऑफ द नंबर, पिरामिड ऑफ द बायोमास एंड पिरामिड ऑफ द एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और संख्याओं का पिरामिड, तीनों से आप पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बात ध्यान देनी है कि जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा ऑलवेज अपराइट बनता है, हमेशा अपराइट बनता है। अपराइट का मतलब हमेशा, अगर एनर्जी का पिरामिड आप बना रहे हो तो ऐसे बनेगा, ये आपका आप जो है पिरामिड ऑफ द एनर्जी हो जाएगा। बाकी पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ द नंबर, ये दोनों अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपका हो जाएगा 82 का। फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संबंधित बनाना था यहाँ पे, तो सभी। क्वेश्चन नंबर 83, यूरिक एसिड उत्सर्जित किया जाता है, तो यूरिक एसिड जो उत्सर्जित करने वाला एनिमल है उसका नाम बताना है। तो पहले आप देख लीजिए कि जो एनिमल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल के बेसिस पे, तो एक ऑम्नोटेनिक एनिमल होता है, एक यूरियोटेलिक एनिमल होता है, एक यूरिकोटेलिक एनिमल होता है। यूरिकोटेलिक एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है। ठीक है, यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट या पायलट के फॉर्म में, और ये होता है जैसे बर्ड में, इंसेक्ट में, लैंड स्नेल में और मैनी रेप्टाइल में। तो रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट और लैंड स्नेल, इन सब में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है। उसके लिए ट्रिक है आपका आरबीआई जो बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई यूरिक एसिड निकालता है। आरबीआई का मतलब रेप्टाइल, आर फॉर रेप्टाइल, बी फॉर बर्ड, आई फॉर इंसेक्ट, और एक लैंड स्नेल भी आपको याद करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आपका यूरिक एसिड में कौन सा बर्ड है, तो कबूतर बर्ड है ना, तो यही तो यूरिक एसिड निकालेगा। बाकी खरगोश मैमल है, ये तो नहीं, मैमल आपका खरगोश आपका मैमल हो जाएगा ना, तो मैमल तो आपका यूरियोटेलिक होता है, यूरिया निकालता है। मनुष्य भी मैमल है, यूरिया निकालता है। मेढक आपका एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन जो आपका होता है वो आपका ये भी यूरिया ही निकालता है, मतलब यूरियोटेलिक होता है। ठीक है, यूरियोटेलिक ये भी होता है। अच्छा, अब एक्वेटिक एम्फीबियन है कि कौन सा एम्फीबियन है, तो एक्वेटिक एम्फीबियन अगर है तो अमोनोटेलिक होगा, और अगर एम्फीबियन फ्रॉग है तो वो आपका यूरियोटेलिक होगा, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे किसका क्या ऑप्शन दे रखा है? मेढक तो आपका यूरियोटेलिक मतलब यूरिया हो जाएगा, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। तो आपका कबूतर, यानी कबूतर बर्ड है ना, तो बर्ड ही यूरिक एसिड निकालते हैं। रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट, ये सब आपके यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक का मतलब यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो आरबीआई या रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। 83 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 84, रुधिर का परासंधि दाब मुख्यतः होता है, जो ब्लड का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड मेनली ड्यू टू द यूरिया की वजह से होता है। ठीक है, यूरिया की वजह से होता है, यूरिया की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का। तो ऑप्शन कहाँ पे है? यूरिया। 84 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? मतलब भोजन की जो टॉक्सिसिटी होती है, जो फूड पॉइजनिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है? फूड पॉइजनिंग हो जाता है ना, फूड पॉइजनिंग जिससे कॉलरा हो जाता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग होता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम की वजह से। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसकी वजह से आपका फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो 85 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? जस्ट ऑनलाइन क्वेश्चन ये भी है। तो पेक्टिन आपका एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि पाया जाता है बर्ड में। ठीक, बर्ड में पाया जाता है, पक्षी में। डी ऑप्शन 86 का डी। किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? ये आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ह्यूमन इवोल्यूशन से। तो ब्रेन कैपेसिटी आपको देखनी पड़ेगी। मनुष्य की, हम लोगों की ब्रेन कैपेसिटी
1450 सीसी होती है, मतलब 14 से 1450 सीसी होती है। हम लोग किसी, देखो बुक में वेरी करता रहता है। होमोसेपियंस किसी बुक में आपका 1400 दिया है, किसी बुक में 1450 दिया है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ, एनसीईआरटी की बात करूँ, तो यहाँ पे 1400 सीसी दे रखा है। ओके, और आपका दे रखा है इसके बाद मनुष्य में 1450 या 14 से 1450 मांग के चलते हैं। नियंडरथल थोड़ा सा ज़्यादा होता है होमोसेपियन से, ठीक है। पेकिंग मैन, जो पेकिंग मैन होता है इसका कम होता है, पेकिंग मैन का 1000 सीसी करके अप्रॉक्सीमेटली होता है। क्रो मैग्नॉन मानो जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसका 1650 सीसी के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो आपका एक क्रो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, क्रो मैग्नॉन। तो 87 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दूध से दही किसके द्वारा, सिंपल सा, दूध से दही, मिल्क से कर्ड किसके द्वारा बनता है, तो जब आप मिल्क से जो कर्ड बनता है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैब, मतलब लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने के लिए जो आपकी बैक्टीरिया यूज होती है वो होती है आपकी लैक्टोबैसिलस, साइड में बोलते हैं लैब इसको। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ लैक्टोबैसिलस दिख नहीं रहा है, तो इसका आपको लैक्टोबैसिलस एस्टोबैक्टर एस्टी, ये तो एस्टिक एसिड में यूज होता है, ये तो हो जाए होगा नहीं। बैसिलस मेगाथीरियम नहीं, ये भी नहीं होगा, रूल आउट है। जेंथोमोनास सिट्री, ये भी रूल आउट है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका डी हो जाएगा। फिलहाल अगर आप मिल्क से कर्ड बनाना चाहते हैं तो मिल्क से कर्ड बनता जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, लैब, मतलब लैक्टोबैसिलस से होता है, तो ध्यान देना है, लैब लैक्टोबैसिलस यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 89, भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एम्ब्रियोनिक, 89 में आपका पूछा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका आरबीसी डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है। देखिए, जब एडल्ट हो जाता है ह्यूमन बींग में, जो रेड आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल का, वो रेड बोन मैरो में होता है। ब्लड एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर और स्प्लीन में, ध्यान देना, लीवर और स्प्लीन, यकृत और प्लीहा में, ये सही होगा। हाँ, अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन तब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब वो एडल्ट हो जाता है तब रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज भ्रूणावस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर और प्लीहा में होता है, ठीक है, लीवर और प्लीहा में होता है, यानी कि आपका अस्थिमज्जा नहीं होगा बल्कि डी होगा, यकृत और प्लीहा। 89 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से क्या मिलता है, तो आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम से आपका विटामिन B12 प्राप्त होता है, ठीक है, विटामिन B12। प्रोपियोनी बैक्टीरिया से विटामिन B12 निकाला जाता है, तो आपका विटामिन B12 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, लीडरबर्ग रेप्लिका व्याख्या करते हैं। लीडरबर्ग, आपका जो लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट है किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो लीडरबर्ग रेप्लिका प्लैटिंग एक्सपेरिमेंट जो था ये एक्सप्लेन करता है डार्विन थ्योरी को, ठीक है, डार्विन थ्योरी को, डार्विन बात को एक्सप्लेन करता है लीडरबर्ग रेप्लिका। सब मेमोराइज क्वेश्चन जितने भी ऑनलाइन रसीद याद हैं होने चाहिए। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फिर से नेशनल, एक क्वेश्चन और आ चुका था कि जो आपका गैंडा होता है रीनो, उस किस राष्ट्रीय उद्यान में कंजर्व करके रखा हुआ। दूसरा है कि सबसे पहला जो है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है, तो विश्व का जो आपका प्रथम फर्स्ट नेशनल पार्क है वर्ल्ड का वो होता है, वो उसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो 92 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क। 93, बिना चूचक के स्तन ग्रंथि पाई जाती है। मतलब कि पूछा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें मेमोरी ग्लैंड है विदाउट टीट से, तो ये बताना है आपको कौन सा मैमल हो जाएगा, मेटाथेरियन, प्रोटोथेरियन, थीरियन या यूथेरियन मैमल। तो ये आपका प्रोटोथेरियन मैमल है जिसमें मेमोरी ग्लैंड होती है विदाउट टीट्स या विदाउट टीट्स के, तो ये आपका हो जाएगा 93 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रोटोथेरियन मैमल, ठीक है, प्रोटोथेरियन मैमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के बाद आते हैं 94। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है, मतलब कोशिका में विषाणु के डुप्लीकेशन को कौन रोकता है, ये पूछा है ना। वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने वाला कौन है, तो ये वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने के लिए फैक्टर IFN अल्फा इंटरफेरॉन, ये क्वेश्चन
देखिए लिंक रहा हो रहा है क्वेश्चन पूछा था ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन यूज होता है? इंटरफेरॉन, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई है प्रोटीन है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि कोशिका में जो आपका वायरल रिप्लिकेशन होता है वो आपका IFN अल्फा यूज होता है, ठीक है, IFN अल्फा यूज होता है, ये इनहिबिट करता है वायरल रिप्लिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 95, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। पॉलीकीटा में नेचर ऑफ द सीटी किस में हेल्प करती है? नेरिस में जो सीटी होती है, सीटी हेल्प करती है, नहीं हेल्प, यहाँ पे हेल्प पूछा ही नहीं है, फ्यूज मतलब उसका नेचर पूछा है ना। तो नेचर जो इसका होता है सीटी का, वो फ्यूज होता है, सीटी एक दूसरे से फ्यूज होती है, समेकित होती है, ठीक है। तो ये नेचर पूछा है, समूह में नहीं होती है, मतलब ये फ्यूज होती है, ग्रुप में नहीं होती है, ना ही बहुतायत होती है, ना ही सिंगल होती है, ठीक। तो आपका 95 का डी हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है। तो आपका जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा होता है, हेमिकॉर्डेटा, इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्स सेपरेट या यूनाइटेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो 96 का आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। सेक्सुअल किसमें दिख रहा है? लैंगिक, 96 का सी ऑप्शन, लैंगिक जनन इसमें मुख्यतः होता है हेमिकॉर्डेटा में। क्वेश्चन नंबर 97, 97 पूछा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो ये लार्वा का नाम फिर से पूछ लिया है, तो आपका लार्वा का नाम याद होना चाहिए। तो आपका जो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है ये एस्कैरिस में होता है, एस्कैरिस, ओके। एस्कैरिस का मतलब गोल कृमि, राउंड वर्म, ठीक है। ये फाइलम एस्केलेंथिस से बिलोंग करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को 98, जैव विकास एवोल्यूशन से है। हाँ, जैव विकास के संबंध में डार्विन फ्रिंच प्रमाण देती है। जो डार्विन फ्रिंच किस एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डार्विन फ्रिंचेज किस चीज़ का एविडेंस देती है? तो डार्विन फ्रिंच जो था वो ये बताती है कि जियोग्राफिकल इवोल्यूशन जो है, ठीक है, इवोल्यूशन किससे हुआ है? फ्रॉम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली डार्विन जो आपका ये गैलापैगोस आइसलैंड एक है, गैलापैगोस आइसलैंड है, उसमें क्या था कि डिफरेंट टाइप की फिंचेज, डार्विन फिंच, डिफरेंट टाइप की बर्ड थी, उसमें डिफरेंट टाइप की फिंचेज थी। डार्विन उनका मतलब वो इवोल्यूशन जो था वो इस प्रकार से उन्होंने बताया था डार्विन ने कि ये जियोग्राफिकल जैव विकास जो होता है, डार्विन फिंच बताता है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका भौगोलिक वितरण हो जाएगा इसमें 98 का सी। 99, कौन सी एक वास्तविक मछली है? वो मतलब कौन सी ट्रू फिश है, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो वेल नहीं, वेल तो मैमल है, फिश तो है नहीं। कटल फिश आपकी ऑक्टोपस को कहते हैं, ऑक्टोपस मोलस्का का है, तो ये भी रूल आउट है। वेल तो मैमल है, रूल आउट। कटल फिश ऑक्टोपस है, मोलस्का से, रूल आउट। अब सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा से है, सिल्वर फिश आपका आर्थ्रोपोडा से है। अब लास्ट बचा है फ्लाइंग फिश, यही आपकी ट्रू फिश है। फ्लाइंग फिश जो होती है ये आपकी फिश से ही रहती है, फ्लाइंग फिश ही है। एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं, इसका कॉमन नाम भी ध्यान देना है, फ्लाइंग फिश एक्जोसीटस इसका बोलते हैं, एक्जोसीटस इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। यही है आपका ट्रू फिश। और ये कौन सी है? कॉन्टिसाइट मतलब कॉर्टिलेजस फिश है, एक बोनी फिश। तो आपकी जो एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश है ये आपकी ऑस्टिसाइट मतलब बोनी फिश है, ये रियल फिश है, ठीक है। बाकी सब जो है फाल्स फिश है, ठीक है। चलिए, रियल फिश का मतलब फिश से ही बिलोंग करेगा, मतलब ये कहने का मतलब है। बाकी सब सेपरेट अलग अलग फाइलम के हैं। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का है, कटल फिश ऑक्टोपस मोलस्का का है, वेल मैमल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। तो जो अर्थ सरफेस को घेरने वाला जीवित पदार्थ का समूह उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रखा है। तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। उसको बायोस्फीयर, जो स्फीयर अर्थ सरफेस के सराउंड में जो लिविंग मैटर है, यहाँ पे जीवित पदार्थ बोला है, लिविंग मटेरियल सराउंड करता है, वो होता है आपका बायोस्फीयर। यहाँ पे बायोस्फीयर दिया है ऑप्शन में, बायोस्फीयर तो दिख नहीं रहा है, रेडिया दिया है, सर्केरिया दिया है, नहीं यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्किप करते हैं।
क्योंकि रेडिया, सर्केरिया ये सब तो लार्वा का नाम है, ठीक है ना। स्पोरोसिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 100 और 101 का ऑप्शन कॉपी हो गया, मतलब ऑप्शन सेम हो गया। चलो प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, चलिए इसको छोड़ते हैं। फिलहाल इसको जान जाइए, जीवित पदार्थ पृथ्वी की सतह पर घेरने वाला जीवित पदार्थ को बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी लार्वल अवस्था शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? शिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल में कौन सी लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, ये पूछा है इन्होंने। तो अगर आप शिस्टोसोमा के लाइफ साइकिल में देखेंगे तो उसमें कौन कौन से लार्वा आते हैं, तो उसमें आपके आएगा सर्केरिया, मिरिसीडियम, स्पोरोसिस्ट। बट रेडियल लार्वा जो होता है आपका, ये इसमें एब्सेंट होता है, रेडियल लार्वा इसमें नहीं होता है। आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? वास्तविक सेगमेंट होता है, रियल सेगमेंट एब्सेंट होता है। वास्तविक देह गुहा, ट्रू नहीं, देह गुहा, वेरी सॉरी, ट्रू सिलोम किस में एब्सेंट होता है ना, ठीक है। सिलोम मतलब वही बॉडी कैविटी से ही है, ठीक है, सही है। तो बॉडी कैविटी देखो, जितने भी फाइलम है, 1 मिनट, इसका एक ट्रिक है। आपका फाइलम ट्रू सिलोम जो होता है, मतलब आपका फाइलम स्यूडोसिलोम, पहले बात तो याद रखिएगा, स्यूडोसिलोम आपका होता है फाइलम एस्केलमिंथिस से। एस्केलमिंथिस के ऊपर जितने भी हैं, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, इसमें क्या होता है, सिलोम असिलोमेट होते हैं। ये सिलोम इसमें एब्सेंट होता है, असिलोम होता है। एस्केलमिंथिस के नीचे जितने हैं, मतलब एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, जितने हैं सब फाइलम है, ये सब में सिलोमेट होते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट, और ये अगर ऐसे सीक्वेंस में याद रहेगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देह गुहा किस में एब्सेंट होती है, ये पूछा है। वास्तविक देह गुहा, सॉरी, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? तो आपका देखिए, एस्केलमिंथिस के बाद जितने भी फाइलम है उस सब में होगा। एनलिडा में है तो ये रूल आउट हो गया, इसमें तो मतलब सिलोम है। मोलस्का में भी सिलोम है क्योंकि एस्केलमिंथिस के बाद है। इकानोडर्मेटा में भी है तो ये भी रूल आउट है। निमेटोडा जो होता है आपका, इसमें जो है आपका निमेटोडा, इसमें सिलोम एब्सेंट होता है, ठीक है, सिलोम एब्सेंट होता है, इसमें ट्रू सिलोम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाता है स्यूडोसिलोम किस में है, तो स्यूडोसिलोम आपका किस में है? ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 102 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103, ओके, तो जो विदलन मतलब क्लीवेज के बाद जो कोशिकाओं का समूह बनता है, कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको बोलते हैं मारूला, ठीक है, उसको मारूला। वो होता क्या है कि जब जाइगोट हुआ, मतलब फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ तो बना जाइगोट बना, ठीक है। माइटोटिक स्टार्ट हुआ जब जाइगोट मूव किया, जो आपका स्थमस होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है ना, एम्पुला, स्थमस और इन्फंडिबुलम। तो स्थमस से होता हुआ जब आपका जाइगोट मूव किया तो वहाँ पे क्लीवेज हुआ यूटेरस की तरफ, मतलब गर्भाशय की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लीवेज के बाद, विदलन के बाद होता है क्या, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 16 8 डाटर सेल बनती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जब एम्ब्रियो यानी जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो जब 8 से 16 सेल का होता है, 8 से 16 सेल, तो उसको बोलते हैं 8 से 16 ब्लास्टोमियर सेल होती है, तो उसको बोलते हैं मारूला। यानी कि क्लीवेज जब होता है, जाइगोट में जब क्लीवेज होता है उसके बाद क्या बनता है, मारूला बनता है। फिर मारूला के बाद आगे की प्रोसेस होती है, मतलब मारूला कंटिन्यू डिवाइड करता है, डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की तरफ मूव करता है, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है किससे, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में पहले तो लेयर उसमें होती है, एक लेयर आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक इनर लेयर होती है, इनर लेयर नहीं बोलेंगे उसको, इनर सेल का ग्रुप होता है, एक इनर ग्रुप ऑफ द सेल होता है जिसको बोलते हैं इनर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो फिर वही इनर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वही डिफ्रेंशिएट करती है, और डिफ्रेंशिएट करके यूटेराइन सेल से, जो यूटेराइन सेल होती है यूटेरस में, उससे क्या होती है, अटैच हो जाती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम वाल से, यूटेरस में एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम होता है ना, तो यूटेरस में एंडोमेट्रियम जब अटैच होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इस प्रकार से आपका प्रेगनेंसी पूरा हो गया, ठीक। बट यहाँ पे पूछा है सिर्फ आफ्टर क्लीवेज के बाद जो सेल होती है उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज के जस्ट बाद जो आपका 8 से 16 सेल का एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं मारूला, ओके। तो जब आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में आपको ये चीज़ मिल जाएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में, ठीक है। तो 103 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? फिर से
वन लाइनर क्वेश्चन है, याद है तो याद है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम टर्म प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म को प्रपोज किया था। तो एजी टेंसले साहब कहाँ हैं, किस ऑप्शन में? टेंसले साहब डी ऑप्शन में, 104 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके सर, ओके। 105, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो फिर से आ गया बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। शुरू में हम लोग मतलब लिखा तो नहीं था, मतलब बोला तो था ना ये, जब आपका पूछा था ये आई थिंक उससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य क्या होता है? देखिए, जब आप क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको बोलते हैं मालिकुलर सीजर या मालिकुलर नाइफ, मतलब चाकू जो कि डीएनए को काटता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डीएनए को काटने का काम करेगा, ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर समझ लीजिए कि 105 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल फंक्शन आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का होता है वो होता है डीएनए को कटिंग करने का, मॉडिफाइड करने का नहीं होता, डीएनए कटिंग करने का होता है। बट यहाँ पे डीएनए कटिंग दिया नहीं है, क्लीव डीएनए, अगर यहाँ सिर्फ इतना होता तो ये करेक्ट होता, ठीक है, डीएनए को, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित थोड़ी ना करता, ये तो गलत हो जाएगा। एचएनआरएनए से इंट्रॉन को काटना नहीं, ये भी नहीं है। एचएनआरएनए इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, सही बात है, बट ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहाँ पे नहीं यूज होता है। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना तो लाइगेज का काम होता है, इसका काम नहीं है, ये भी नहीं होगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट से प्राइमर को हटाना, ये चीज़ होगा सही, ओकाजाकी फ्रेगमेंट से प्राइमर को हटाना, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ये भी होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। 105 का डी, ठीक है। मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग के जायगोट में क्रोमोजोम नंबर बताना है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोजोम बताना है। तो जो आपका फ्रॉग मेढक होता है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम टोटल होते हैं 26। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। संघ इकानोडर्मेटा का मेन लक्षण क्या है? तो मेन कैरेक्टर इकानोडर्मेटा का हो जाता है कि इकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और ये रेडियल सिमेट्री होती है इसमें। तो देख लीजिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब जल संवहन तंत्र, 107 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मेन कैरेक्टर यही है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हीमर सिस्टम भी होता है, एक चीज़ और, हाँ, वाटर सिस्टम तो होता ही होता है, हीमर सिस्टम भी होता है, यानी कि दोनों करेक्ट हो जाएगा। 107 का आप सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।